क्या हो अगर ग्लोबल ट्रेड अब रूल्स के ऊपर ना चले, सिर्फ एक रोक पावर के ऊपर चले और स्मॉल स्मॉल कंट्रीज को वो ट्रेड डील साइन करने के लिए फोर्स किया जाए जिसको वो रिफ्यूज भी नहीं कर सकती है। तो लेट अंडरस्टैंड एट प्रेप एल्पाइन। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का एंड वेलकम बैक टू प्रेप एल्पाइन, योर ओन नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ्स को और क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड। तो चलिए समझते हैं। तो डेकेड से जो भी ग्लोबल ट्रेड होता था वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के रूल के बेसिस पे होता था, ये हम सब जानते हैं। बट अभी हर कंट्री जो एक बड़ी होती थी, छोटी होती थी, डब्ल्यूटीओ के पास जाके अपनी वॉइस रेस कर सकती थी। बट अभी क्या डिफरेंस आया है और क्या शिफ्ट हो रहा है वो हमें समझना जरूरी है। मल्टीलेटरल रूल्स की जगह हम देख रहे हैं कि बाइलेटरल टाइज बन रहे हैं और वो बाइलेटरल टाइज भी अपनी खुशी से नहीं, पावर ड्रिवन है एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। चलिए अब पहले हम चलते हैं उस वर्ल्ड में जो ट्रेड वॉर के बाद में था, मतलब 1930s में, जहाँ पे क्या होता था कि कंट्रीज टैरिफ्स को रेस कर देती थी, इंपोर्ट्स को ब्लॉक कर देती थी, एक दूसरे के अगेंस्ट रिटेलिएट करती थी और प्रोटेक्शनिस्ट स्पाइरल जो था वो वर्स हो गया था ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में। फिर बाद आई वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, जिसमें कि कहा गया नेवर अगेन। 1947 में आया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड और फिर 1995 में इवोल्व हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका सिंपल सा रूल था कि ट्रेड को रूल्स फॉलो करने होंगे, ना कि मसल पावर्स को यूज करना होगा। और आज हम सेम सिचुएशन में हैं जहाँ पे रूल्स को इग्नोर करके मसल पावर को यूज किया जा रहा है। इस सिस्टम का सबसे जो पावरफुल रूल था वो था मोस्ट फेवर्ड नेशन का। अगर मान लीजिए आप किसी कंट्री को लो टैरिफ्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप वो सबको देंगे, कोई फेवरेटिज्म वहां पे नहीं किया जाएगा। और अनलाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ वर्क करता था कंसेंसस के ऊपर, जिसमें कि एक कंट्री और एक वोट के बारे में रखा गया। और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एज अ शील्ड वर्क करता था। बट अब एकदम से एक सरप्राइजिंग टर्न आया है और वो क्या है कि 2019 से जो डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी है उसने फंक्शन करना बंद कर दिया है। तो विदाउट जजेस डिस्प्यूट सोल्व ही नहीं हो रहे हैं। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि एक कोर्ट रूम तो है बट उसके अंदर कोई जज नहीं है। तो जब कोई जज ही नहीं होगा तो जस्टिस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जो रूल्स है उनको एनफोर्स कैसे किया जाएगा। और यही वैक्यूम ने इस ट्रेड एग्रीमेंट्स को रूल बेस से पावर बेस में शिफ्ट कर दिया है। और इसी वैक्यूम में फायदा उठाया अमेरिका ने। कैसे? बाय अ न्यू मॉडल कॉल्ड यूएस लेड एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड, जिसको हम आर्ट के नाम से अभी समझेंगे। अब ये आर्ट है क्या? क्या ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? नहीं। क्या इनको डब्ल्यूटीओ के अंदर नोटिफाई किया गया है? नहीं। चलिए यहाँ पे बात आती है अमेरिका फर्स्ट अप्रोच की, जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को, जैसे बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडिया हो गया, उनको ना चाहते हुए भी हाई टैरिफ्स के अंदर नेगोशिएट करना पड़ रहा है अमेरिका के साथ। ये कुछ टैरिफ्स इवन 50% तक चले जाते हैं। और इसी प्रेशर के अंदर कुछ जो स्मॉलर कंट्रीज होती है वो एक प्रेशर के अंदर जाती हैं कि वो यूएस गुड्स पे अब टैरिफ्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकें। लोकल एमएसएमई, फार्मर्स या फिर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उनके सामने एक बहुत बड़ा कंपटीशन रेज हो गया है। और यहाँ पे कुछ हिडन क्लोजेस भी हैं। जैसे हम बात करेंगे कि आर्ट सिर्फ टैरिफ्स तक नहीं है, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि पॉइजन पिल को इंक्लूड किया गया है। पॉइजन पिल क्लोज क्या है? इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लिमिट किया गया है नॉन मार्केट इकोनॉमीज में। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी तक जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, उसको क्वाइटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बहुत सारे आर्ट प्रोहिबिट करते हैं डिजिटल टैक्सेस को, उसी के साथ कस्टम ड्यूटीज को ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस। और जैसे कि इंडिया जैसी कोई कंट्री है जिसमें कि डिजिटल बेस बहुत ज़्यादा है, लार्जेस्ट है इवन वर्ल्ड का, तो वो अपना एक पोटेंशियल सोवरेन रेवेन्यू ही लूज कर देंगे। अब यहाँ पे एक डीपर इशू आता है कि देखो, मल्टीलेटरलिज्म सिर्फ इसके बारे में नहीं है कि ट्रेड एफिशिएंट हो, ये एक बैलेंस की बात होती है। और ये बैलेंस डेवलपिंग कंट्रीज को अलाउ करता है कि वो कोलिजन्स बनाए, नेगोशिएट करे कलेक्टिव मैनर में और टू सिक्योर प्रोविजंस लाइक स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। और ये इवन अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन हेल्थ इमरजेंसी ऑल्सो, जैसे कि हमने देखा था दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ में। पर इंडिया के लिए ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। क्यों है? क्योंकि इंडिया को 3 चीज़ों को बैलेंस करना होगा। फर्स्ट, उसको ग्लोबली एंगेज भी करना है। सेकंड, उसको अपनी डिजिटल सोवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। एंड थर्ड, प्रिजर्व पॉलिसी स्पेस फॉर एमर्जिंग सेक्टर्स लाइक एआई, सेमीकंडक्टर्स एंड क्लीन एनर्जी।
और उसी टाइम पे एमएसएमई को स्ट्रेंथन करना, एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करना, सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करना, और जब साउथ साउथ पार्टनरशिप क्रिटिकल सिचुएशन में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें एंगेज करना है या नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एंगेज कैसे करना है विदाउट सरेंडरिंग ऑटोनॉमी। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जियोपॉलिटिक्स में जो अभी चल रहा है ये उसकी सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम पे आपको सारा ये स्टडी कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। क्विजेज, आंसर राइटिंग और बहुत सारे यूपीएससी के अच्छे ऑफर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।